ओम शांति। गत सत्र में हमने देखा कि राजयोग से क्या प्राप्ति हमको होती है। तो उसमें सबसे पहले तो हम विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, जो हमारे 5 मुख्य रूप से दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसके ऊपर हम विजय पाते हैं। कई जन्मों के विकर्मों का बोझ जो हमारी आत्मा के ऊपर है, करीब 63 जन्मों के विकर्म का बोझ हमारी आत्मा पर है, तो उसका विनाश भी इस राजयोग के द्वारा होता है, क्योंकि राजयोग एक अग्नि का काम करता है जो हमारे विकर्मों का विनाश करता है। उसके साथ साथ हमारे व्यवहार में भी हमें शुद्धि लानी है, और राजयोग के अभ्यास से हम कहेंगे कि व्यवहार में शुद्धि अपने आप आ जाती है, क्योंकि हमारे संस्कार में परिवर्तन होता है, हमारी वृत्तियां बदलती है, हमारी दृष्टि बदलती है, तो वो फिर हमारी कृति में प्रत्यक्ष होती हैं। साथ साथ में जो गुण हमारे में थे, हम ही देवी देवता थे, वो भी हमने देखा कि इसी भारतवर्ष में हम देवी देवता थे, सर्वगुण संपन्न थे। और फिर धीरे धीरे द्वापर में सीढ़ी नीचे उतरते उतरते हमने अपने सभी गुणों को गंवा दिया, और फिर ये राजयोग के अभ्यास से और ये आध्यात्मिक ज्ञान की समझ से हम अपने जीवन में फिर दोबारा इन दिव्य गुणों को धारण करते हैं। तो राजयोग की सबसे बड़ी प्राप्ति तो ये डिवाइन वर्च्यूज हैं, दिव्य गुण हैं, और साथ साथ में जो शक्तियां हमारी क्षीण हो गई थी, जो महत्वपूर्ण शक्तियां जीवन में जो जरूरी हैं, तो वो शक्तियां भी हम पूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम देखेंगे कि इस अष्ट शक्तियों की जो बात है वो किस तरह से हमने देखा, विकारों के ऊपर हम विजय क्यों पाते हैं, कैसे पाते हैं, ये भी हमने कल देखा, और विकर्म विनाश इसकी भी हमने डिटेल में चर्चा की। तो आज विशेष रूप से एक गुणों की जो धारणा है और शक्तियां जो हम प्राप्त करते हैं वो किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले तो मन, बुद्धि और इंद्रियों पर रूलिंग एवं कंट्रोलिंग पावर, ये 2 शक्तियां जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो सबसे पहले हमको राजयोग से सिद्ध होती हैं। देखो, हमारे पास 13 इंद्रियां हैं, 13 सेंसेस हैं। इन 13 जो सेंसेस हैं, उन्हीं के ऊपर हमारा एक आधिपत्य प्राप्त होता है राजयोग के अभ्यास से। और जब मन और बुद्धि जो हैं वो नियंत्रण में आ जाती हैं, तो अपने आप फिर इसके ऊपर जो हमारे संस्कार हैं, जो तीसरी इंद्रिय है, हमारी जो पर्सनालिटी है, उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और दूसरे शब्दों में अपने आप सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग हो जाता है, और उसकी वजह से कई फिर अपने जो 5 कर्मेंद्रिय हैं या 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उसके ऊपर सरलता से हमारा आधिपत्य प्रस्थापित हो जाता है। तो देखो, चित्र में बताया है कि हम जो आत्मा हैं उसकी 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन का काम तो सोचना है, वो भी हमने आगे देखा। फिर मन का काम है विजुलाइज करना, मन का काम है इच्छा करना। तो ये हमारी इच्छाओं के ऊपर भी नियंत्रण आता है, और हमारा मन जो है वो नेगेटिव हो चुका है। देखो, काफ़ी उसमें नेगेटिविटी आ गई है, वो भी उसका कारण सहित हमने आगे हमारे लेसन्स में चर्चा की है। तो ये राजयोग के अभ्यास से पूरा मन जो है उसके ऊपर नियंत्रण भी आता है, साथ साथ हमारा मन सकारात्मक भी हो जाता है, मन सुमन हो जाता है राजयोग से। तो ये मन जब सुमन हो जाता है, सकारात्मक और समर्थ विचार हम करते रहते हैं, और व्यर्थ जो संकल्प हैं, नकारात्मक संकल्प हैं, विषाक्त संकल्प हैं, इन संकल्पों से हम सरलता से मुक्ति पाते हैं ये राजयोग मेडिटेशन से। क्योंकि हमने आगे देखा कि राजयोग मेडिटेशन वो कौन सी कला है, सकारात्मक चिंतन और रचनात्मक मार्गदर्शन की विधि है। तो इस सकारात्मक मानस दर्शन और सकारात्मक चिंतन की वजह से मन भी हमारा सकारात्मक बन जाता है। जो बुद्धि है उसके पास जो कॉग्निटिव पावर्स हैं, कई तार्किक शक्तियां हैं, उन तार्किक शक्तियों का विकास होता है, नियंत्रण आता है, तो फिर उसके ऊपर विकास आता है, क्योंकि उसका जो लीकेज है
वो लीकेज हैं और उसमें जो नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमारी जो मन बुद्धि और जो तो हमारा व्यक्तित्व है, चित्त जिसको बोला जाता है, मन बुद्धि और चित्त, तो वो तीनों के ऊपर हमारा बहुत सहज नियंत्रण आ जाता है। और जैसे ही तीनों के ऊपर नियंत्रण आ जाता है तो हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, जो यहाँ चित्र के अंदर घोड़े के रूप में बताई गई हैं, उस और मन रूपी लगाम से वो कंट्रोल होते हैं। तो मन जब कंट्रोल में आ जाता है तो अपने आप जो अपनी 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाँ, जिसमें धरणेन्द्रियां हैं, दर्शनेन्द्रियां हैं, कर्णेन्द्रियां हैं, स्पर्शेन्द्रियां हैं, स्वादेन्द्रियां हैं, ये पर्टिकुलरली जो 5 इंद्रियां हैं, उसको जो जिसको ज्ञानेन्द्रिय कहा जाता है, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण आ जाता है। फिर बाद में जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी के ऊपर नियंत्रण, हमारे कृति जो कर्म करते हैं हाथ और पाँव से, उसके ऊपर भी नियंत्रण आ जाता है, और शरीर की स्वस्थता भी बनी रहती है। तो इसी तरह से ये रूलिंग पावर एंड कंट्रोलिंग पावर स्पेशली मन और बुद्धि और इंद्रियों के ऊपर जो आता है, वो राजयोग की सबसे बड़ी प्राप्ति है। और ये इंद्रिय निग्रह होता है, इंद्रियों के ऊपर हमारा राज्य स्थापन हो जाता है, इंद्रजीत बन जाते हैं, हम जितेंद्र बन जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर धीरे धीरे हमारी जो क्षीण हुई जो शक्तियां हैं, जो काफी डिप्लीट हो चुकी हैं, तो वो शक्तियां हम रिगेन करते हैं। वो जो पावर्स जितने हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ जो होती है, मॉर्निंग टू इवनिंग जो हम बिताते हैं, उसमें इन शक्तियों की बहुत जरूरत पड़ती है। यदि ये शक्तियों से हम संपन्न हैं तो हमारा जीवन सफल भी होता है और सरलता से हम उसको कह सकिए। और उसमें भी देखो, ये जब जितनी भी शक्तियों की चर्चा हम करने जा रहे हैं, वो शक्तियों का सही स्थान पर देखो, सही समय पर सही स्थान पर सही शक्ति का सही उपयोग करें तो फिर जीवन को सफल बना सकते हैं हम। तो आइए राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों का विकास हम कैसे कर सकते हैं, और कौन सी वो शक्तियां हैं, 8 जो शक्तियां हैं वो कौन सी शक्तियां हैं। तो यहाँ पर चित्र में भी बताया है, जो सबसे पहले जो शक्ति है वो तो सहन करने की शक्ति, टॉलरेंस। देखो, सहनशीलता एक बहुत श्रेष्ठ भावना भी है, और ये भावना जो है, ये आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को भी काफी ऊपर ले जा सकता है। तो व्यक्ति में यदि टॉलरेंस है तो फिर उसका जीवन थोड़ा सा सरल बन जाता है। कैसी भी परिस्थिति होगी, वो यदि सहन कर पाता है तो उसका फीलिंग उसको कम होगा। तो सहनशीलता का सबसे श्रेष्ठ दृष्टांत कौन सा है? देखो, पिक्चर में भी एक पेड़ बताया गया है और उस पेड़ के ऊपर फल लगे हुए हैं। एक बच्चा बताया गया है, वो पत्थर मारता है पेड़ को, लेकिन वो सहन कर लेता है। पेड़ जो है वो सहन करता है, इतना ही नहीं, वो सहन करता है इतना ही नहीं है, वो सामने से फल देता है। तो उपकारी के ऊपर उपकार करने की जो बात है वो कब हो सकती है? तब वो हो सकती है जब हम हमारे में सहनशीलता हो, या तो सहन शक्ति हमारे में हो तो ये कर सकते हैं हम। तो इसलिए जैसे पेड़ के पास सहन शक्ति होती है, तो उसी तरह से हमारे में भी सहन शक्ति होनी चाहिए। देखो, सहनशीलता एक ऐसी चीज है कि यदि हम कोई भी चीज, तो उसका फीलिंग कम होगा। मान लीजिए कि हमारे पास सहनशीलता है, हमारे शरीर के अंदर कोई रोग उत्पन्न हुआ, तो कई लोगों में कुछ सहन शक्ति होती ही नहीं है, तो फिर वो चिल्लाते रहते हैं और दूसरों को भी कितना डिस्टर्ब करते रहते हैं। और जो व्यक्ति में सहनशीलता है, वो उसको अच्छी तरह से बेयर करता है, और बेयर करके अपना जो बिहेवियर है उसके ऊपर उसकी कोई विशेष, हाँ, ना चेहरे पर भाव ऐसे होंगे, या ना कोई अपने वर्तन में, उसके व्यवहार में या वाणी में। हाँ, नहीं तो कई लोग तो सहन नहीं कर पाते तो चिल्लाने लगते हैं। तो इस तरह से सहनशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कोई परिस्थिति हमारे सामने, विकट परिस्थिति, कई परिस्थिति, मान लीजिए कि किसी का डेथ हो जाता है, तो भी उसमें भी बैलेंस रखना, उसको भी सहन करना, उसको टॉलरेट करना। या तो फिर बिजनेस है, उसके अंदर घाटा हो जाता है मान लीजिए, तो उसको भी सहन करना, बेर करना, और स्वच्छता को बना के रखना। हर परिस्थिति में व्यक्ति अपनी अवस्था को, अपनी स्वच्छता को कब बना के रख सकता है? यदि उसके पास ये सहन करने की शक्ति है। आइए, दूसरी जो शक्ति है वो शक्ति है पावर टू एकोमोडेट। पहला है पावर टू टॉलरेट, माना सहन शक्ति। दूसरा है पावर टू एकोमोडेट, या तो
अनुकूलन शक्ति जिसको हम कह सकते हैं, पावर टू एडजस्ट, पावर टू एडजस्टमेंट, कि कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है तो उसके साथ हम कितने अनुकूल होकर के चलते हैं, कैसे उसको संभाले, उसको संभालने की शक्ति भी कह सकते हैं। तो देखो, ये संभालने की शक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण यदि है तो वो तो सागर है। तो सागर में देखो कितनी सारी नदियां लैंड के ऊपर से पानी लाती है, उसमें कितना किचरा और कितना सब कुछ संभाल लेती है वो। आजकल तो कलयुग के अंदर नदियां भी के देखो कितनी पॉल्यूट हो गई है, लेकिन सागर में सब कुछ समा जाता है। तो इस तरह हमारा हृदय जो है वो हृदय सागर के समान होना चाहिए, और जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है तो उसको हम संभालें। कोई किसी की बात हो तो भी संभाले, कईयों में तो संभालने की शक्ति होती ही नहीं है, बस एक कुछ संभाल नहीं सकते, किसी ने कुछ कहा बस जा करके दूसरों को फिर बता देते, उसमें कितने सारे झगड़े, कितने सारे कॉम्प्लिकेशन। तो बात को किस तरह से संभाल लेना है, परिस्थिति के साथ किस तरह से अनुकूलन साधना है। देखो ये नदी होती है तो नदी भी अपना रास्ता कैसे, कितने सारे ऑब्स्टेकल्स उसके, तो नदी के रास्ते में तो इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, लेकिन वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से ढूंढ करके आसानी से इधर उधर उधर हम मोड़ना पड़े तो मोड़ जाती हैं, कुछ भी करके वो फिर जा करके सागर से मिल लेती है। तो हमें इस नदी के समान, सागर के समान हमारे पास इस तरह से एडजस्टमेंट करने की शक्ति होनी चाहिए, जो राजयोग से हम उसको विकसित कर सकते हैं। तीसरी जो शक्ति है वो है परखने की शक्ति। देखो ये परख, जो आज के समय में परख में हम गलती कर लेते हैं, तो वो परख वस्तु की भी हो सकती है और व्यक्ति की भी हो सकती है। तो वस्तु और व्यक्ति की परख यदि सही हमारे में है तो फिर हमारे जो निर्णय हैं वो निर्णय भी बहुत ही राइट निर्णय होंगे, क्योंकि बिना परख हम सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। वो परख परिस्थिति की भी हो सकती है, व्यक्ति की भी हो सकती है जैसे मैंने बताया, या वस्तु की भी परख हो सकती है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है वो एक इरा पारखू जो होता है उसका एग्जाम्पल दिया है। जो अच्छा अनुभवी हीरा पारखू होता है उसको पता ही लग जाता है, न सिर्फ वो पत्थर है या हीरा है वो तो पता लगता है, लेकिन यदि हीरा भी है तो वो कितना कीमती हीरा है वो भी जज कर सकते हैं, क्योंकि हीरे में भी देखो कीमत उसकी एक नॉर्मल कीमत से लेकर के करोड़ों रुपए तक की कीमत होती है हीरो की। तो इस तरह से हीरा पारखू जो होता है वो उसको अच्छी तरह से अपने अनुभव के आधार पर वो परख सकता है। तो राजयोग भी आपको ऐसी एक परख शक्ति देता है, क्योंकि ज्ञान के समझ के ऊपर राजयोग, देखो ये अभ्यास पूरा राजयोग का है, वो स्पिरिचुअल परसेप्शन के ऊपर आधारित है। तो एक ज्ञान है और फिर बाद में उन ज्ञान के बिंदुओं को आपने राजयोग के द्वारा रियलाइज किया है, आत्मसात उसका किया है, इसलिए वो फिर आपके पार्ट ऑफ परसेप्शन बन जाते हैं। तो फिर आप हर चीज को ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, तो वो परख शक्ति जो है अपने आप अपने में आ जाती है, और ये महत्व की शक्ति है। उसके बाद ये तीसरा जो उसके बाद की जो चौथी शक्ति है वो शक्ति है निर्णय शक्ति। देखो हमारे जीवन में हम जो निर्णय करते हैं उसी से ही हमारा जीवन तय होता है। कैसे निर्णय, यदि गलत निर्णय कर लेते हैं तो फिर गलत परिणाम उसको भुगतने ही पड़ते हैं हमारे सामने। तो यहाँ पर भी कई बार हमारे निर्णय जो होते हैं, राइट रॉन्ग तो समझे, चलो राइट गलत है तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन सही समय पर जो निर्णय लेना चाहते हैं वो नहीं लेते हैं। तो कई बार क्या निर्णय जो होता है डिले निर्णय हो जाता है, या कई बार बिफोर टाइम त्वरित निर्णय लेते हैं, बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। तो दोनों केस में जब कोई निर्णय लेने में देरी करते हैं, या तो फिर बहुत जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले लेते हैं, तो दोनों दोनों में निर्णय गलत होने की पूरी संभावना है। तो हम राइट समय पर, इसीलिए यहाँ पर जो लिखा है कि सही समय पर सही स्थान पर सही समय पर सही निर्णय करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड दैट नीड्स विथ जजमेंट। तो हमारी जो बुद्धि की जो जजमेंट करने की शक्ति है, न्याय तोड़ने की जो शक्ति है, वो शक्ति हमारे राजयोग से हमारी विकसित होती है।
इसलिए इसमें बैलेंस बताया है कि भाई आपके निर्णय जो हैं वो सब कुछ सोच समझ करके आपको लेना चाहिए, और वो निर्णय हमारे बैलेंस निर्णय होना चाहिए। देखो ज्ञान की तो समझ इतनी स्पष्ट है, तो इसलिए जो राजयोगी हैं वो अपने हमेशा निर्णय सही समय पर सही निर्णय ही लेते हैं वो, और जिससे सब खुद का तो फायदा होता है लेकिन अन्य का भी बहुत फायदा होता है। आइए उसके बाद जो शक्ति है वो शक्ति है सामना करने की शक्ति। देखो दो बातें, एक तो परिस्थिति का सामना, देखो सहन करना एक बात है, और फिर परिस्थिति का सामना करना ये भी इसी प्रकार की शक्ति है। शायद सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, कई लोग उसको ऑपोजिट रूप में देखते हैं, वही सहन करना और सामना करना, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दूसरे की पूरक शक्तियां हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यदि सहन शक्ति है तो आप में सामना करने की भी शक्ति अपने आप आ जाएगी। तो ये जजमेंट हमको करना है, कहाँ पर सामना करना है और कैसे करना है, और कहाँ कहाँ पर सहन करना है और कैसे करना है। तो ये दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अन्याय के सामने, कोई भी अन्याय हो रहा है तो अन्याय के सामने हमें सामना करना चाहिए, उसका अच्छी तरह से सामना करना चाहिए, और वो भी एक्साइट हुए बिना पूरी धीरज रख करके। पेशेंस जो है ना वो भी पॉजिटिव इमोशन है। तो ज्ञान के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर धीरज रख करके हमें हर ऐसी कोई जो परिस्थिति है जहाँ अन्याय हो रहा है तो उसका तो सामना करना ही चाहिए आपको। आइए अभी जो नेक्स्ट शक्ति है वो है सहयोग शक्ति। देखो ये जीवन के अंदर ये शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कई कार्य जो हैं वो हमें संगठित रूप में ही करना पड़ता है, जब संगठित रूप में करते हैं तभी सफलता मिलती है। और विशेष रूप से जब हम कोई कोई भी हमारी जो आजीविका के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, सब लोग अपनी प्रवृत्ति करते ही हैं। लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि वर्क प्लेस के ऊपर ये जो बिल्डिंग टीम स्पिरिट, और टीम स्पिरिट से जो काम करना है, टीम वर्क होता है, कोई एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, टीम में काम करना पड़ता है। तो कलीग के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, फिर बॉसेस के साथ भी हमको ट्यून में रहना पड़ता है, और जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं। तो इसमें जो एक जो सेंस ऑफ कोऑपरेशन जो है, सहयोग जो की शक्ति, एक बहुत बड़ी शक्ति है। और ये जब तक आप में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं आती ना तब तक ये संगठन की भावना या तो सहयोग की जो शक्ति है वो नहीं आ सकती है। तो सेंस ऑफ जो कोऑपरेशन है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। इवन परिवार भी एक टीम है ना, आप देखिए परिवार को चलाना तो वो भी एक टीम ही है। तो उसको टीम को चलाना के परिवार के हर सदस्य का आपस में एक मिलजुल करके जब हम काम करते हैं तो उसमें सफलता हमको ज़्यादा मिलती है। जो ऐसा माना जाता है, मान लीजिए कि कोई 3 व्यक्ति इंडिविजुअल काम करते हैं, ठीक है, तो उनको सम अप किया जाए, उनके रिजल्ट को सम अप किया जाए तो मान लीजिए कुछ आउटकम आता है। लेकिन जब 3 मिलकर के साथ में काम करते हैं तो ये 3 गुना से भी ज़्यादा उसका आउटपुट होता है, इसलिए वो कई बार मल्टीप्लाई हो जाता है। संगठन की शक्ति को हमें हमेशा उसका महत्व समझना चाहिए इन एवरी वर्क्स ऑफ लाइफ। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, इन एवरी वर्क्स ऑफ लाइफ। तो ये इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो यहाँ गोवर्धन पर्वत का दिया है। सब लोगों ने उंगली दी तो सारा पर्वत उठा सके, तो सबके सहयोग से, सबके साथ से ही सब कुछ सफल होता है। तो ये संगठन की शक्ति है, और ये संगठन की शक्ति हमारे पास, ये सहयोग की शक्ति या तो सहयोग करने की भावना जिसको हम कहेंगे, वो जब तक सेंस ऑफ कोऑपरेशन डेवलप नहीं होता है तब तक हम इतना सहयोग नहीं दे सकते हैं। राजयोग मेडिटेशन हमको ये सिखाता है कि किस प्रकार से हमें ये जो बिल्डिंग टीम स्पिरिट की जो बात है वो किस तरह से टीम स्पिरिट को बिल्टअप करके एक टीम के रूप में आपसी सहयोग के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ हम कैसे कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो आइए, सभी के एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे पिक्चर में बताए हैं, बस सिर्फ हमें अपने जीवन में इन शक्तियों का विकास राजयोग से करना है। आइए एक और जो जो शक्ति है
जिसको हम संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विथड्रॉ। देखो ये भी कई बार क्या होता है, हम व्यर्थ में बहुत चले जाते हैं कई बार। तो जो काम हमको रियल में करना है, जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारी जो ड्यूटी है, उसको हम अच्छी तरह से कर पाए, उसके लिए ही सिर्फ हमें अपनी इंद्रियों को बाहर निकालना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। लेकिन जब हम हमारा काम व्यर्थ के अंदर हमारी शक्ति क्षीण ना हो, इसलिए जब भी हम काम से निवृत्त हो जाते हैं तो हमें अंतर्मुखी बन करके ऐसे राजयोग का अभ्यास करना चाहिए, आत्मदर्शन करना चाहिए, या तो परमात्मा से जुड़ करके उसकी उससे सशक्तिकरण करना चाहिए। तो ये मैं जब चाहूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जब मैं चाहूँ तब मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, या तो मेरी इंद्रियों को जो हैं वो मैं नियंत्रित, मेरे नियंत्रण में रख करके उसको समेट सकती हूँ, या तो उसको एक डाइवर्ट कर सकती हूँ, यहाँ पर लगी है तो अभी यहाँ से उठा करके दूसरी जगह ले जा सकती हूँ। तो ये जो संकीर्ण करना जानता है, हाउ टू विड्रॉ, तो ये विड्रॉवल जो है वो शक्ति महत्वपूर्ण है। मैं जब चाहूँ तब मेरी इंद्रियों को मैं समेट सकता हूँ और मेरे मन को भी नियंत्रण में रख सकता हूँ, उसको भी वहाँ कहाँ लगा हुआ है फिर वहाँ से उठा सकता हूँ मैं। तो ये जो शक्ति संकीर्ण करने की है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो मैंने आगे इंद्रजीत की बात बताई कि रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर से हम अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, तो फिर वो इंद्रियां हमारे नियंत्रण में आ जाती हैं। तो इंद्रियां जब नियंत्रण में आ जाती हैं तो उसका जो उपयोग या प्रयोग करना है वो हम अपनी इच्छा के मुताबिक हम कर पाएंगे। तो ये विड्रॉल जो पावर है, पावर टू विड्रॉ, वो महत्वपूर्ण है। और उसके बाद ये समेटने की शक्ति, माना जब भी देखो कभी भी हमारा काम पूरा हो जाता है कुछ, तो बुद्धि को वहां से हटा लो। जैसे किसी के घर हम जाते हैं, रहते हैं, हम खुशियां मनाते, सबको मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हम अपने को मेहमान समझते हैं, जब तक, तो फिर क्या होता है कि बस जब समय पूरा होता है तो हम समेट करके वहां से वापस आ जाते हैं। तो ये भी विश्व जो नाटक है, नाटक जब पूरा होगा तो हमको तो वापस तो जाना ही है। तो एक जीवन जब वृद्धावस्था आ जाती है तो शरीर को भी छोड़ना पड़ता है। तो जब शरीर छोड़ेंगे तो जितने भी संबंधी हैं, आपने जो कुछ भी विस्तार किया है, सब कुछ चित्त को छोड़ना पड़ेगा। तो यदि ये समेटने की शक्ति आपके पास है, जमा करके रखी है समेटने की शक्ति, तो ऐसी परिस्थितियों में मन को समेट लेना, सभी सभी जितना भी विस्तार है उसको समेट लेना, तो ये शक्ति हमारे में आ जाती है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है वो बैग का, बिस्तर का दिया है। तो बोरी बिस्तर बांध लो, हम कई बार कहते हैं कि चलो यहाँ से भी मन को उठा लेना है। हाँ, तो ये बसेरा कोई होता है तो बसेरे से हम निकलते हैं जब, तो फिर हमको बुद्धि से वहाँ से उठा लेना पड़ता है। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है वह बोरी बिस्तर का बताया है कि जैसे बोरी बिस्तर बांध करके फिर हम चले जाते हैं, तो इसी तरह से एक बार तो हमको दुनिया से भी जाना है। तो इसी तरह से ये जो 8 शक्तियाँ जो बताई है महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, और ये 8 शक्तियाँ यदि हम राजयोग के अभ्यास से हमारे में विकसित करते हैं तो हमारे हर कार्य सरल बन जाते हैं और हर कार्य सफल भी होते हैं, और हमारा जीवन भी है जो खुशहाल जीवन रहता है। हर कैसी भी परिस्थिति है, हर परिस्थिति में हम खुश रह सकते हैं, और दूसरों को भी, देखो ये हम तो खुद तो रहते हैं लेकिन दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। तो ये जैसे जैसे राजयोग का हम अभ्यास करते जाएंगे ये शक्तियाँ विकसित होती जाएगी, और फिर सही समय पर आपको इन शक्तियों का प्रयोग करना है। आइए अभी हम देखते हैं कि ये जो राजयोग के स्तंभ क्या हैं। देखो हमें राजयोग का यदि सही रूप में अभ्यास करना है तो ये 4 बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि राजयोग के अंदर एकाग्र मन, शुद्ध मन वो बहुत जरूरी है। और इसी की वजह से यहाँ पर ये जो 4 बातें हैं अल्टीमेटली, क्योंकि वी हैव टू रियलाइज अवर ओन सेल्फ, लक्ष्य हमने देख लिए कि राजयोग के मुख्य 4 जो लक्ष्य हैं, आत्मचिंतन, आत्मदर्शन के माध्यम से आत्मा की अनुभूति करना,
दूसरा, परमात्मा की संकल्पना को स्पष्ट करके हमें परमात्मा के साथ जुट जाना है और उसकी अनुभूति करना है। परमात्मा दर्शन कहो, परमात्मा साथ कहो, वो भी करना है। फिर विश्व दर्शन भी करना है और समयानुभूति भी करनी है। तो इसके लिए हम जब आत्मा के तक पहुंचना चाहते हैं और परमात्मा तक यदि हम पहुंचना चाहते हैं, दोनों का हम आत्मसात करना चाहते हैं, तो फिर हमारा जीवन भी इतना श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि हम इतने विषय विकारों के प्रभाव में हैं। हमारी आदतें ऐसी हो गई हैं, खान पान से लेकर के जीवन में इतनी अपवित्रता आ गई है, इतना हमारा जीवन विशेष हम कहेंगे विकारों के प्रभाव में हो गया है। तो फिर हमको राजयोग यदि करना है तो कुछ धारणाएं, कुछ नियम हमारी दिनचर्या में हमको अपनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अष्टांग राजयोग की बात की थी, हाँ, जीवन पतंजलि ने जो अष्टांग राजयोग बताया, उसमें जो पूर्वांग है, 4 पूर्वांग, उसमें यम और नियम है। तो बिना ये यम और नियम फिर आसन और प्राणायाम आता है। तो ये यम और शरीर की स्वस्थता, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसलिए शरीर को तो चुस्त और फिट और स्वस्थ रखना वो तो योगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ही है। तो इसलिए ये जो पूर्वांग के रूप में यम नियम आसन प्राणायाम जो बताए गए हैं, वो यम नियम आसन प्राणायाम के ऊपर माना ये हमारे जो नियम हैं वो इस उदाहरण करने हैं। लेकिन ये जो मुख्य 4 नियम हैं उसको हम अभी लेंगे। तो सबसे पहले तो शुद्ध और सात्विक अन्न आहार। देखो, हमारा शरीर का जो विकास होता है और हमें जो कार्य शक्ति मिलती है, कार्य करने के लिए जो शक्ति मिलती है, वो शक्ति हमें आहार से मिलती है। तो हमारे पूरे शरीर का जो न्यूट्रिशन का हो, हम कहें कि तो ये आहार से ही होता है। आहार से ही शरीर बनता है और मन भी बनता है। तो ये जो जितना हम शुद्ध आहार लेंगे, जितना सात्विक आहार लेंगे, उतना ही फिर हम अच्छी तरह से हमारे मन को नियंत्रित कर पाएंगे और हमारा जीवन एक आदर्श जीवन बन जाएगा। तो शुद्ध सात्विक संतुलित आहार, 3 शब्द मैं प्रयोग करूंगा, शुद्ध, सात्विक और संतुलित आहार। तो सात्विक का मतलब होता है कि देखो, हर चीज में वाइब्रेशंस होते हैं। जैसा मैं अन्न, जैसे मेरा मन होगा, ऐसा प्रभाव अन्न के ऊपर पड़ता है, और वो जैसा मैं अन्न खाऊंगा वैसा मेरा मन बनता है। दोनों बातें, मन का आहार के ऊपर प्रभाव और आहार का मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए यदि मैं किसी कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसने विकारी दृष्टि से, विकारी वृत्तियों से, हाँ, गुस्से में खाना बनाता है वो, तो नेचुरली फिर उसके जो वाइब्रेशन है मानसिक स्थिति के, वो सब आहार में चले जाएंगे। और जो व्यक्ति फिर वो आहार खाएगा तो उसके मन के ऊपर वो प्रभाव पड़ेगा। ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि किस तरह से प्रकृति के तत्वों के ऊपर मन की इफेक्ट हो। जापान में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और उन्होंने जो पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो अलग अलग श्रद्धा से यदि आप पानी के ऊपर कुछ पावर देने की कोशिश करते हैं तो सभी का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। बहुत सारा रिसर्च इसके ऊपर हुआ है, उसके कुछ रिसर्च पेपर भी मेरे पास हैं। किसको इंटरेस्ट हो कि मन का प्रकृति के तत्वों के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये शुद्ध सात्विक आहार, तो जैसे सात्विक का मतलब होता है कि आत्मिक स्मृति में या तो परमात्मा की याद में अच्छे अच्छे विचार के साथ, हाँ, सबके प्रति सद्भावना के साथ जब हम कोई भोजन बनाते हैं तो वो भोजन फिर सात्विक हो जाता है। दूसरा सात्विक का अर्थ है कि जो भी भोजन हम खाएं तो उसके पहले ईश्वर को अर्पण करें। तो ईश्वर को अर्पण कर, आप ईश्वर तो है ही वैसे अभोक्ता है, इसलिए आप उसको अर्पण करेंगे तो आप खाना, वो तो आपका खाना तो खाएगा नहीं, लेकिन उनका जो पावर है, परमात्मा शक्ति है, वो परमात्मा की शक्ति जरूर इसमें जाती है। और फिर हम जो आहार खाते हैं उसकी एक सकारात्मक हमारे मन के ऊपर, हमारी वृत्तियों के ऊपर, हमारे अभिगमों के ऊपर, उसकी एक बहुत ही दृष्टि के ऊपर, वृत्तियों के ऊपर उसकी असर होती है। तो यह शुद्ध सात्विक आहार में विशेष रूप से जो तामसिक पदार्थ जो हैं, खास करके ओनियन है, गार्लिक है,
तो लहसुन है, ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। तो उससे यदि दूर रहते हैं फिर नॉन वेजिटेरियन का तो कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। यदि किसी को काट करके कुछ खाते हैं तो मन का क्या हालत होगा, हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए तो ये नॉन वेजिटेरियन जो चीज़ें हैं, जो प्राणियों को मार करके, पक्षियों को मार करके खाया जाता है, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और साथ साथ में ये भी तामसिक माना जाए। कई पदार्थ हैं, उसके अलावा भी कई पदार्थ हैं जो कि तामसिक में आते हैं, तो वो तामसिक पदार्थ हमको नहीं खाना चाहिए। तो ये है शुद्ध सात्विक आहार। दूसरा है कि एक सत्य परमात्मा का सत्संग। देखो, सत्संग के दो अर्थ होते हैं। सत्संग का एक अर्थ तो यही होता है कि सत्य परमात्मा के साथ ही संग रखो, हाँ, बाकी सब संग तोड़ो। जैसे मीरा ने कहा, एक संग जोड़ो और संग तोड़ो। तो इसी तरह से हमारी बुद्धि भी परमात्मा के साथ लगी रहे और सबके साथ भला व्यवहार करे। हमारी जो ड्यूटी जो है, उनके प्रति जो कर्तव्य हैं, वो भी निभाते रहे, लेकिन कनेक्शन हमारा परमात्मा के साथ रहे। तो सही मतलब सत्संग का मतलब होता नहीं है चलो भजन कीर्तन करना है, उसका मतलब ये नहीं है। लेकिन राजयोग में सत्संग का मतलब यही है कि अपने को आत्मा समझो, आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाओ और परमात्मा को पहचान करके, हमको तो पहचान मिल गई परमात्मा की, जो महाज्योति है, दिव्य ज्योति है। मैं भी ज्योति स्वरूप परमात्मा आत्मा हूँ। तो मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, हाँ, महाज्योति स्वरूप परमात्मा से मिलन मनाता रहूं, वो ही सच्चा सत्संग है। तो सत्संग में रहना है। तीसरी है जीवन की पवित्रता। क्योंकि देखिए, अभी जितनी भी समस्या है उसके फाउंडेशन में अपवित्रता है। और हमारे ये जो 5 विकार जो बताया, उसमें नंबर 1 पे तो काम रखा है, और वो काम से ही फिर दूसरे विकार पैदा हो जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे जीवन में हमको मन की पवित्रता से शुरू करना है, हमको विचारों की पवित्रता से हमको शुरू करना है। तो जैसे जैसे हमारा मन पवित्र होता जाएगा, इस फिर तो बुद्धि भी पवित्र हो जाएगी, हाँ, शरीर भी पवित्र हो जाएगा, हाँ, सभी वाणी में भी पवित्रता आएगी। तो ये प्यूरिटी जो है, वही तो सुख शांति की जननी है। जब जीवन में पवित्रता आती है, तो वैसे भी कहा जाता है, लौकिक में भी, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सुख और शांति की जननी पवित्रता है। तो जब आदमी अपने मन को पवित्र बनाता है, तो फिर अपने आप वो सुख और शांति की सहज अनुभूति कर सकता है। और उसके बाद में दिव्य गुणों की धारणा, क्योंकि ये तो अभ्यास करना ही है हमको। क्योंकि राजयोग का मतलब ही है कि एक नई दुनिया की हम स्थापना करते हैं, देवी देवताओं की दुनिया की स्थापना करनी है। जो देवत्व हमारे में था, आज नहीं है, लेकिन इन राज्यों के अभ्यास से उसी देवत्व को, उसी कृष्णत्व को, उसी रामत्व को जो आज गवा दिया हमने, वो हमको दोबारा प्राप्त करना है। तो ये दिव्य गुणों की धीरे धीरे फिर धारणा होने लगती है। तो एक बहुत बड़ा लंबा लिस्ट पहले भी हमने देखा अगले पिक्चर में, कि किस तरह से हम अलग अलग जो गुण हैं उसको हम धारण कर सकते हैं। उसकी भी एक विस्तृत चर्चा, पूरा एक इसके ऊपर पूरा क्लास है। दिव्य गुणों की धारणा हम कैसे कर सकते हैं, एक एक दिव्य गुण, जैसे हमने डिस्कस किया है ना, कि विकारों के ऊपर एक काम विकार है, तो उसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त करते हैं, उसका उसका डायनेमिक्स क्या है, किस तरह से। तो ये पूरा दिव्य गुणों की धारणा के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे शक्तियों के ऊपर किया, इस तरह से उसके ऊपर भी हम कर सकते हैं। आइए, अभी हम ये देखते हैं कि राजयोग मेडिटेशन जिसकी हमने चर्चा की है, उसके मेजर स्टेप्स क्या हो सकते हैं, किस तरह से हमको राजयोग मेडिटेशन, जो नए भाई बहन जब होते हैं तो उनको यदि आपको समझाना है, तो उसको इसी तरह से आप बता सकते हैं। तो आइए, उसमें सबसे पहले राजयोग मेडिटेशन के जब भी हम करना चाहते हैं, तो हम हमारे मन को भी शुरुआत तो मन के नियंत्रण से होती है। इसलिए शारीरिक और मानसिक शिथिलीकरण, रिलैक्स होकर के हमको बैठना है राजयोग मेडिटेशन में। तो पहला स्टेप तो है कि हम फिजिकली एंड मेंटली रिलैक्स हो जाए। देखो, उसके लिए कोई फिजिकल टेक्निक आपको हेल्प कर सकती है, तो उसको अपनाने में कोई हर्जा नहीं है। तो कोई एक टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। देखो, वो जैकबसन मेथड की भी मैंने बात बताई थी, डीप ब्रीथिंग की भी टेक्निक है,
और आप देखिए कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं योगा, जो योगा सिखाती हैं, तो वो भी लोग कई प्रकार की टेक्निक्स, लेकिन मेजोरिटी टेक्निक्स में ब्रीदिंग टेक्निक्स आती है। मेजोरिटी टेक्निक्स उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। तो जैसे पहले भी शायद मैंने बताया था आपको, हर जैसे आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं तो उनकी एक सुदर्शन क्रिया है, वो भी कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक है, और मन को थोड़ा शांत, स्थिर और एकाग्र, क्योंकि मन को शांत, स्थिर और एकाग्र तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो हम इनिशिएट भी नहीं कर सकते राजयोग मेडिटेशन को। तो जो बिगिनर्स हैं, इवन ब्राह्मण्स में भी देखो, जब जिनको कोई कठिनाई है मन को स्थिर, शांत, एकाग्र करने की, तो फिर इस प्रकार की टेक्निक 3-5 मिनट के लिए कर सकते हैं। देखो ये 3 मिनट की टेक्निक का उपयोग या प्रयोग, वो आपके आधे पौने घंटे का योग ठीक कर देती है, तो फिर हमको उसमें अपनाने में क्या हर्ज है। लेकिन इसी को राजयोग कहना वो गलत है, वो राजयोग नहीं है। राजयोग की शुरुआत, अभ्यास की शुरुआत होती है प्रत्याहार से, जो पतंजलि ने भी बताया कि यम नियम आसन प्राणायाम वो योग नहीं है, वो योग की साधना नहीं है, वो योग की पूर्व तैयारी है। तो वो पूर्व तैयारी करके फिर प्रत्याहार से योग शुरू होता है। तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तुम्हारा 4 स्टेप्स बताए हैं। तो यहाँ पर भी हमें राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना है, तो पहले फिजिकली मेंटली रिलैक्स हमको होना है। तो उसके लिए कोई भी टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। हमने पहले भी, हाँ, जब हमने साइंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस का डिस्कशन किया, तब जब प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात की, तब भी ये रिलैक्सेशन टेक्निक की बात आई थी, और उस वक्त एक टेक्निक बताई भी थी आपने, प्रेजेंटेशन में भी वो टेक्निक है। उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आदि आपको चाहिए तो आर्टिकल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है प्रेजेंटेशन में, और गुजराती में भी है। तो वेबसाइट के ऊपर आपको पढ़ सकते हैं। मन को शांत, टाइटल है मन को शांत, स्थिर और एकाग्र करने की सरल विधि। तो वो आर्टिकल पढ़ लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको काम आ सकती है। चलो, दूसरा जो स्टेप्स हैं तो वो है मन को समेट लेना। नेक्स्ट इज विड्रॉल, क्योंकि देखो मन का काम ही सोचना, और मन का काम ही है कहाँ लगे रहना। आप कभी भी चेक करो, कहीं ना कहीं मनन लगा रहता है, कोई बात में लगा रहता है, कोई व्यक्ति में, कोई वस्तु में, कहीं मन लगा रहता है। मन का काम है, काम ही है कहीं लगे रहना, और हमें भी तो लगाना है ना। हाँ, अभी राजयोग में क्या होता है, राजयोग में मन को ही लगाना है। कहाँ लगाना है? स्व के ऊपर लगाना है। कहाँ लगाना है? परमात्मा के ऊपर लगाना है। तो इस तरह से मन को समेट लेना, क्योंकि 10 जगह एक साथ तो मन 10 जगह तो रह ही नहीं सकता है। तो इसीलिए पहले तो मन को जहाँ लगा है, वस्तु में लगा है, व्यक्ति में लगा है, पदार्थ में लगा है, परिस्थिति में लगा है, कहीं भी लगा रहता है, तो वहां से समेटना। तो अभी हमने समेटने की शक्ति की बात कही, तो देखो वो समेटने की शक्ति आपके पास है। तो अभी तो मैं स्वचिंतन में करने जा रहा हूँ या परमात्मा से मिलने के जा रहा हूँ, तो फिर मन को समेट लो दूसरी जगह से। तो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति से हमें समेट लेना है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। अब एक बार मन को समेट लिया हमने, तो फिर मन को फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, ये अचीव कंसंट्रेशन, क्योंकि ये पूरा राजयोग का अभ्यास में एकाग्रता के ऊपर ही आधारित है। जितना आप मन को एकाग्र करेंगे, उतनी आपको सरलता से अनुभूतियां होती रहेगी। तो मन को एकाग्र करना वो थर्ड स्टेप से आ जाता है। देखो ये जो मैंने जो क्रिया की बात की, रिलैक्सेशन, तो ये पहले जो 3 स्टेप्स हैं, शारीरिक, मानसिक शिथिलीकरण, मन को समेट लेना और मन को एकाग्र करना, ये तीनों एक ही क्रिया में आ जाता है। ये मानसिक जो बताया कि मन को शांत, स्थिर और एकाग्र करने की विधि, वो अपनाएंगे ना तो एकाग्रता भी आपको आ जाएगी। और एकाग्रता को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वेदर आई हैव अचीव्ड दैट कंसंट्रेशन और नॉट, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और फिर बाद में यदि मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, मन स्व के ऊपर ध्यान केंद्रित करके, फिर हम जब मेडिटेशन करते हैं तो फिर हमारे लिए सरलता हो जाती है। देखो, राजयोग मेडिटेशन की शुरुआत, फिर जैसे जैसे साधना की जो शुरुआत, ये 3 तो पूर्व तैयारी के रूप में हो गया। ये पूर्व तैयारी जैसे यम नियम आसन प्राणायाम है ना, तीसरे हम कह सकते हैं कि ये 3 पूर्व तैयारी के रूप में है। तो फिर बाद में हमको अंतर्मुखी बनना है, जो वहां पर शब्द प्रत्याहार, डिटैचमेंट लिखा हुआ है। तो अंतर्मुखी बनना माना अंदर की ओर मन को ले जाना और स्व के ऊपर उसको केंद्रित करना।
तो वो हो गया इंट्रोवर्जन। और इंट्रोवर्जन के बाद फिर हम अंतर्दर्शन करते, आत्मचिंतन करते। देखो, आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, आत्मान्वेषण, आत्मविश्लेषण, जो शब्द प्रयोग करना कर सकते हैं, लेकिन ये सब जो करते हैं हम, वो अंतर्मुखी बन करके फिर नेक्स्ट हम वो करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी हम जो राजयोग मेडिटेशन की जो विधियां हैं, उसमें सबसे पहले हम अपने आप को आत्मनिश्चयी बनाते हैं, आत्मा की स्मृति में स्थित होते हैं, माना स्वरूप में स्थित होते हैं या स्वधर्म में स्थित होते हैं, स्वलक्ष्य में स्थित होते हैं। ओके, उसके पश्चात क्या होता है कि धीरे धीरे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, एंड देन दैट लीड्स टू द सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये जो स्टेप हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन राजयोग मेडिटेशन का, तो ये पहले सेल्फ, फिर जब हम अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाते हैं, आत्मा की हम अनुभूति करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें परमात्मा से संबंध जोड़ना है, लिंकिंग विद गॉड। ये जो स्टेप लिंकिंग अप विद गॉड जो है, वो पूरा ज्ञान के आधार पर हमको करना है। जो परसेप्शन हमारे हैं, उस परसेप्शन के आधार पर करना है। देखो, परमात्मा से संबंध जोड़ना है, परमात्मा से मिलन मनाना है, तो हमारे पास दो स्थान हैं। या तो हम शटल फॉर्म में, शटल वर्ल्ड में परमात्मा से मिल सकते हैं, या हमारी बीज रूप स्थिति के अंदर हम परम धाम में मिल सकते हैं। इसलिए इसमें यदि हम सूक्ष्म वतन में आकारी परमात्मा से आकारी मिलन मनाना चाहते हैं, तो हमको डबल लाइट एंजेलिक स्टेज में आना पड़ेगा। और वो एंजेलिक स्टेज के अंदर शटल बॉडी के माध्यम से हम एंजेलिक स्टेज में आते हैं, स्थूल शरीर के भान को भूलना है, और फिर हम शटल वर्ल्ड में जाकर के, हाँ, शटल स्वरूप में, आकारी स्वरूप में परमात्मा से मिलन मनाते हैं। तो वो पूरी विधि वो हमको सीखनी है। उसमें भी एंजेलिक स्टेज में आने के लिए भी बहुत सारी मेथड्स हैं। पावर ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन है, मेथड ऑफ प्रोजेक्शन है, मेथड ऑफ कन्वर्जन है, और कोई भी मेथड को अपना करके हम अपने देभान से मुक्त होकर के हम अपनी डबल लाइट एंजेलिक स्टेज में आ जाएं। और उस एंजेलिक स्टेज में फिर एंजेलिक जो अपना एस्ट्रल ट्रैवलिंग जो है, उसका आनंद लुटते हुए हम अपने आकारी वतन में चले जाएं और आकारी परमात्मा से मिलन मनाएं। तो ये हो गया पूरा राजयोग का एक महत्वपूर्ण अंग है। और यदि हम परम धाम में जाकर के परमात्मा से मिलना चाहते हैं, जो कि महाज्योति स्वरूप में वहाँ पर स्थित हैं, तो हम भी बिंदी रूप में आना पड़ेगा। तो वो जो मेथड है, उसमें भी कई प्रकार, कई अभ्यास हैं, जिससे हम अपनी बीज रूप स्थिति, जिसको हम सीड स्टेज कहे हैं, बिंदु रूप अवस्था में आ जाएं, जिसमें हमें स्थूल शरीर को भी भूलना है, सूक्ष्म शरीर को भी भूलना है, दोनों को भूलना है। तो ये दोनों को छोड़ करके फिर बिंदु स्वरूप में आकर के हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग को उस सीड स्टेज में एक दिव्य चमकते हुए सितारे के रूप में, हाँ, स्पेस में पूरा उड़ करके हम जब परम धाम की ओर जाते हैं, तो उसका भी एक एस्ट्रल ट्रैवलिंग का आनंद आप सीड स्टेज में भी ले सकते हैं। और उसके पश्चात परम धाम में प्रवेश करके वहाँ पर परमात्मा से मिलन मना सकते हैं। तो ये है परमात्मा से मिलन मनाना, परमात्मा से संबंधों की अनुभूति करना या उसके साथ संबंध जोड़ना, लिंकिंग अप विद गॉड। और फिर वो जब हम करते हैं वहाँ पर जा कर के, तो जब मिलन होता है हमारा, तो फिर परमात्मा अनुभूति करते हैं। उनका परमात्मा का जो कुछ भी दिव्य शक्ति हो, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिवान है और गुणों का सागर है। अब जब गुणों के सागर के साथ, हाँ, सर्वशक्तियों के सागर के साथ जब मेरा मिलन होता है, तो आप देख लीजिए हमारा कितना चार्जिंग होगा। तो लास्ट जो स्टेप्स उसमें होता है, वो है एनलाइटनमेंट, एम्पावरमेंट एंड एनरिचमेंट। हम हम उजागर हो जाते हैं, हमारी आत्मा उजागर हो जाती है, हम शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं, और हम गुणों से संपन्न हो जाते हैं। तो गुणों से संपन्न होना है, शक्तियों से भरपूर होना है। तो ये कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पर राजयोग मेडिटेशन के बताए हैं। तो इस विधिवत और विधानों के साथ स्टेप बाय स्टेप, ये क्रमिक सोपान है। हम जब मेडिटेशन करते हैं, तो वो मेडिटेशन में बहुत दिव्य अनुभूतियाँ भी होती हैं, और हम गुणों शक्तियों से संपन्न भी बनते हैं। तो ये है राजयोग मेडिटेशन, जिसका नियमित रूप से हमें अभ्यास करना चाहिए। ओम
शांति शांति शांति। ओम।